हेलो गाइस। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में मैं आपको यूपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड दोनों का कंटेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यूपी बोर्ड के जिनके लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है या उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। ठीक है। तो काफ़ी बच्चों की नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है, तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, लेकिन यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत कम है। तो मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और जितनी भी मैं साइंस पढ़ाऊँगा उसमें सीबीएसई एज वेल एज यूपी बोर्ड दोनों पढ़ाऊँगा, क्योंकि दोनों का एनसीईआरटी पैटर्न है। और बस थोड़ा डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है कि ये इंग्लिश में और वो हिंदी में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 10th सीबीएसई बोर्ड से मैंने किया हुआ है, और मुझे साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ भी कि आपके एग्ज़ाम है, फर्स्ट ईयर है, इस बार फर्स्ट बोर्ड है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे डर जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से रटने लगते हैं। रटने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो साइंस होती है उसे कभी रटा नहीं जाता है, उसे प्रैक्टिकली समझा जाता है। और जिस दिन आप प्रैक्टिकली अपनी साइंस को समझने लगेंगे उस दिन आपको साइंस सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। कहा जाता है, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट साइंस इज़ बोरिंग देन यू आर स्टडिंग इट फ्रॉम अ रॉन्ग टीचर। यानी कि अगर आपको साइंस एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है तो 100% आप किसी एक रॉन्ग टीचर से पढ़ रहे हैं, जो आपको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा है। साइंस पढ़ने का मतलब रटना या कोई जॉब पाना नहीं होता है। साइंस पढ़ के इन्वेंशन आविष्कार करना और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना होता है। तो मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे कि आप अपनी साइंस जो भी आप पढ़ेंगे 10th क्लास में वो भी बहुत ज़्यादा अपर लेवल का होगा, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लेवल का होगा। और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आपकी डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो एक जादू नहीं है, बल्कि साइंस से रिलेटेड, और वो कैसे होती हैं आप भी कर पाएंगे। तो ये आपकी पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत अच्छी क्लास रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहेगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमारा जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले तो बता दूं, मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए जो है अभी एक चार्ट दिखा दूंगा, उसमें आप देख लेना। जितनी भी इंग्लिश चीज़ें हैं वो मैंने हिंदी में भी लिखी हुई हैं, और जो मैं नोट्स बनाऊंगा वो इंग्लिश वालों के लिए होंगे, लेकिन उसके जो डायग्राम होंगे वो यूपी बोर्ड वालों को बना लेने हैं। और उसकी जो डेफिनेशन होंगी जो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो सारी की सारी डेफिनेशंस हिंदी में लिख के दे दूंगा। ठीक है। और अगर हो सका तो मैं वीडियो में भी नीचे लिख दूंगा वो सारी की सारी डेफिनेशन जो हैं वो हिंदी में लिख दूंगा, तो जिससे कि जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो भी अपने नोट्स बनाते चलें। और नोट्स मेरे साथ बनाते चलना, ये नहीं सोचना है कि नोट्स कहीं और से कर लेंगे या वीडियो देख लिया सारा कुछ समझ में आ गया। नहीं, नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि मुझे अब नोट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे इतनी नॉलेज है। लेकिन आप जो है, आप अभी फर्स्ट बोर्ड में हैं तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, इससे कि जब आप भूल जाएं तो आप अपनी नोटबुक को खोल के उसे रिवाइज कर पाएँ, ये नहीं कि आपको फिर से वीडियो देखना पड़े। ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो और नोट्स बनाते चलो, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस चैप्टर में जो परावर्तन और अपवर्तन है, इन सारी चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने समझा है, मैं इस चैप्टर को इसलिए अभी पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है, इससे आपके 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई। उसके बाद चैप्टर वो सारे मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ये तीनों चैप्टर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, बहुत अच्छे हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, समझ में आएगा। तो अभी बात करते हैं कि हमें कैसे दिखाई देता है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन, सारी चीज़, लाइट कैसे आती है, कैसे आती है। लेकिन उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें दिखाई कैसे देता है। तो हमें दिखाई कैसे देता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि कहीं से भी लाइट होती है, एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है आपके रूम में है, ये सन है, सूर्य, जो हमारी पृथ्वी पे लाइट देता है। ठीक है। तो उसी की वजह से हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब कैसे दिखाई देते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जो लाइट सूर्य से आती है, या किसी एलईडी बल्ब से आती है, टॉर्च से आती है, कहीं से भी जो भी लाइट आती है वो किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है। और जैसा कि जानते हो, नहीं भी जानते, मैं बता रहा हूँ, जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो समझ सकते हो लगभग कितने किलोमीटर पर सेकंड पे चलती है। तो लाइट चलती है बहुत तेज़। दूसरी चीज़, जब आपने देखा होगा कि आप कोई एक रबड़ की बॉल लेते हो और दीवार पे मारते हो तो वो वापस आती है टकरा के। उसी तरीके से पहले तो लाइट जो आती है वो किरणों के रूप में आती है, रेज के रूप में आती है। सबसे पहले ये बात याद रखना कि जो लाइट आती है वो किरणों के रूप में आती है, रेज के रूप में आती है, किरण, रे। ठीक है, एक रे के रूप में आती है। जैसा अब रे कैसी होती हैं या कैसे समझना है, कभी कभी रूम में आपने देखा होगा, अपने रूम में जब कभी अंधेरा हो जाता है और कभी एक छोटे से पर्दे के साइड से या कोई छोटे से होल से रूम में सन की लाइट अंदर आती है, तो आपको वो दिखाई देता है रे के रूप में।
वो लाइट दिखाई देती है फैली हुई, और उसमें बहुत सारे कंकड़ उड़ से रहे होते हैं, तो वही रे होती हैं, पतली पतली जो रेज लाइंस होती हैं उन्हीं के रूप में लाइट आती है। और पहली बात इतनी तेज़ आती है और स्ट्रेट लाइन में आती है, बिल्कुल सीधी, इतनी स्पीड में होगी तो सीधी आएगी, ऐसे ऐसे नहीं आएगी, बिल्कुल सीधी आती है बहुत तेज़ी से। तो जब वो तेज़ी आती है तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब लगती है तो टकरा के वापस चली जाती है, भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ इतनी स्पीड से आएगी तो टकराएगी वापस चली जाएगी। तो जैसे इतनी स्पीड पे जैसे कि सन से लाइट आई या हमारे एलईडी बल्ब से लाइट आई, लाइट की स्पीड हमेशा सेम होती है, चाहे वो एलईडी बल्ब से हो, चाहे टॉर्च से हो, चाहे सन से हो, स्पीड हमेशा सेम होगी 3 × 10⁸, यानी कि 3 पे 8 जीरो लगा दो, इतने मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में करना है तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पे पड़ेगा जाके, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से लाइट आती है, ठीक है। तो आपकी सोच से भी परे है, तो इतनी तेज़ी से लाइट आती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, और किसी हार्ड चीज़ पे टकराती है और फिर वापस जाती है। जब वो वापस जाती है तो उसका जितना हिस्सा हमारी आंखों पे आता है हमें उतना ही हिस्सा दिखाई देता है। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, अभी इसका इधर का पॉइंट, अभी जो सामने सन से लाइट आ रही है, ठीक है, तो वो लाइट आ रही है इस पेन पे टकरा रही है, ठीक है, और वो टकरा के वापस जा रही है, तो आपको कैमरे में मेरे सन पेन का इधर आपको बारकोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे इस पेन का इधर का नेम दिखाई दे रहा है, मुझे वो बारकोड नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उधर से जो लाइट आ रही है वो टकरा के उधर ही चली जा रही है, तो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे इसका नेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर से जो लाइट आ रही है वो उस पर टकरा के और मेरी आंखों पे आ रही है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से हमें दिखाई देता है, लाइट से ही हमें दिखाई देता है, लाइट्स का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमें दिखाई देने में। जैसा कि अब आपने देखा होगा, जब आप अपने रूम की लाइट बंद कर देते हो, तो जब आप लाइट बंद करते हो तो आपको क्यों नहीं दिखाई देता, भाई आंखों का काम है दिखाई देना, तो आपको दिखाई देना चाहिए, लेकिन आपको अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देता, रूम में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल ही भी दिखाई देना बहुत बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है, कोई भी लाइट का स्रोत नहीं होता है, कहीं से भी प्रकाश आ नहीं रहा होता है। तो जब कहीं से लाइट आएगी नहीं तो वो कहीं टकराएगी नहीं, जब कहीं टकराएगी ही नहीं तो वो हमारी आंखों पे भी नहीं जाएगी, और हमारी आंखों पे भी नहीं जाएगी तो हमें दिखाई भी नहीं देगा। अब सबसे पहले तो हमने ये सीख लिया कि हाँ भाई लाइट आती है, टकराती है, वापस जाने से हमें दिखाई देता है। लाइट आई, टकराई इस पर, कंटिन्यूसली लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, टकरा रही है और वापस जा रही है, इसलिए आपको कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है। अगर ये स्पीड कम होती तो आपको देखने में दिक्कत होती, मतलब जितनी लाइट आती टकरा के आपकी आंखों तक जाती तब तक आपको दिखाई देता, फिर टकरा के और देर बाद जाती तब दिखाई देता, तो यही होता है। लेकिन लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आपको कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है, वो आ रही है, टकरा रही है, आपकी आंखों तक जा रही है, ऐसे दिखाई देता है। आप समझते हैं कि हमें कलर कैसे दिखाई देते हैं, भाई हमें दिखाई देना है तो सारी चीज़ें हमें एक कलर की क्यों नहीं दिखती हैं, सारी चीज़ें हमें अलग अलग कलर की क्यों दिखती हैं। मेरी बनियान आपको वाइट दिख रही है, मेरा कलर अलग दिख रहा है, पेन का कलर अलग दिख रहा है, तो इन चीज़ों को समझते हैं। जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हायर लेवल की पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि साइंस आपको सिर्फ इतना करना है, आपको बोर्ड का रट लेना है, ये कर लेना है, या आपको साइंस पढ़ के जॉब करनी है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, मैं ऐसे लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप इस साइंस को पढ़ के अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीख पाओगे, और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को साइंस की तरफ रिलेट कर पाओगे। अभी जो आप अंधविश्वास में रहते हो, जादू, ये सारी चीज़ें, ये आपको समझ में आने लगेंगी कि ये कुछ नहीं होता, ये सारा कुछ साइंस का ही खेल होता है, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब लाइट आती है, जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट या टॉर्च की लाइट हो, या एलईडी बल्ब की लाइट हो, या सन की लाइट हो, सन जब दिन में एकदम दोपहर हो जाती है बहुत तेज़, तो अब वाइट लाइट वाइट ही होती है लाइट, ठीक है, आपको सारा कुछ सही दिखाई देता है, वाइट लाइट होती है, उसे वाइट लाइट कहते हैं। तो वाइट लाइट में हमेशा 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। 7 कलर्स कौन से होते हैं, जो आपने रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष, जैसे जब कभी बारिश होती है और बारिश रुकती है उसके बाद एक इंद्रधनुष बनता है, उसमें 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो वो 7 कलर कौन से होते हैं वो भी मैं आपको भी दिखा दूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। वो 7 कलर होते हैं वाइट लाइट में हमेशा, ठीक है। तो वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, उन 7 कलर से हर एक कलर बन जाता है दुनिया में। वैसे प्राइमरी कलर तो RGB होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, मैं वो भी बता दूंगा बाद में, वो चीज़ें बाद की हैं, वो बाद में समझाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल की बातें हैं, अभी आप सिर्फ अपने लेवल का समझो। तो वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, उन 7 कलर से सारे कलर्स बनते हैं। अब हमें दिखाई कैसे दिखाई ऐसे देता है कि वाइट लाइट आती है, ठीक है। तो जब वाइट लाइट आती है तो वो इस पर टकराई, इस पेन पे टकराई, ठीक है, वाइट लाइट आई, इस पेन पे टकराई और वो वापस गई। लेकिन इस पेन का जो कवर था उसने क्या किया कि जो पूरी वाइट लाइट में जो 7 कलर आई उनमें से 6 कलर को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, यानी कि 6 कलर को अपने अंदर खींच लिया, जो रेड कलर था उसे रिफ्लेक्ट कर दिया, उसे वापस भगा दिया। तो हमें ये कवर कैसा दिखाई दे रहा है,
रेड कलर का। क्यों? क्योंकि जो इस पर वाइट लाइट आके टकरा रही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, उससे जो रेड कलर वापस आ रहा है, बाकी सारे कलर इसने ऑब्जर्व कर लिए, इसने अपने अंदर कर लिए, बाकी सारे कलर खींच लिए सारे कलर, और रेड ही कलर वापस आ रहा है तो हमें रेड ही दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, जो कलर रिफ्लेक्ट होकर आएगा हमारी आंखों पे हमें वही दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे जितनी भी लाइट आ रही है वो इधर से गुजर रही है, उधर से निकल जा रही है, कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही रेड कलर का दिखाई दे रहा है। और ये जो नीचे का कवर है इस पर हमें जो है बिल्कुल वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अपने चेहरा भी देखोगे तो हल्का हल्का दिखाई दे। इसका मतलब ये जो भी लाइट आ रही है वो पूरी पूरी टकरा के वापस चली जा रही है, तो हमें पूरा पूरा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा इसके सामने है। अब इसी हिसाब से हमने रेड कलर को समझ लिया, तो मैं कुछ और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। ग्रीन कलर में भी आप समझ गए होंगे कि जो वाइट लाइट आ रही है उससे जो है सारे कलर ऑब्जर्व कर ले रहा है, और जो ग्रीन कलर है उसे वापस रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, वापस भेजे दे रहा है। तो जब वापस भेज दे रहा है तो हमें ये ग्रीन का दिख रहा है, जहाँ जहाँ का पार्ट इसका ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है वो हमें ग्रीन दिख रहा है। तो ये चीज़ें समझते रहना, ये कलर रिफ्लेक्शन का ही खेल होता है। अभी हम लोगों को भी नहीं मालूम कि ये कौन से कलर की हैं, बस ये मालूम है कि ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रही हैं तो हम लोग इसे ग्रीन कहते हैं। ठीक है, बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं, और इनसे कुछ ऐसी चीज़ें भी बन रही हैं जिनसे इंसान गायब हो सकता है। तो ये जो शक्तिमान में देखा करते थे वो अब असलियत में हो जाएगा, लेकिन अगर पढ़ाई करते रहोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम ही लोग फ्यूचर की साइंस को अपने हाथों में लेंगे। आजकल के बच्चे तो ज़्यादातर कहीं और भटक रहे हैं, पबजी और टिकटॉक में, साइंस को तो भूल ही गए हैं, जबकि साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस रहेगी तो ही हम रहेंगे। तो ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर में क्या है कि लाइट आई, सारी लाइट आई, सारे को ऑब्जर्व कर लिया, ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इससे आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ रही है, अपने से बड़ों को भी पढ़ा देना कि मैं कैसे दिखाई देता है, कौन सा कलर कैसे आता है। मतलब वाइट लाइट आई, सारे ऑब्जर्व कर लिए, जो कलर रिफ्लेक्ट किया वही कलर हमें दिखाई देगा। अब कोई चीज़ ऑरेंज दिखाई देती है तो आपको मालूम होगा कि जब रेड और येलो कलर को हम लोग मिलाते हैं, कभी वाटर कलर लेना, रेड और येलो कलर को मिलाना, तो वो कलर ऑरेंज कलर में हो जाएगा। तो जब वो कलर ऑरेंज कलर में हो जाएगा तो इसी तरीके से आपको जो चीज़ ऑरेंज कलर दिखती है उसका मतलब ये होता है कि जो लाइट आ रही है उस पर वाइट कलर की, उसमें से वो थोड़ा कलर रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है और थोड़ा कलर येलो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब थोड़ा रेड और थोड़ा येलो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो चीज़ हमें ऑरेंज कलर की दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ब्लैक कलर कैसे दिखता है। जो हमें ये ब्लैक कलर दिख रहा है ये कैसे दिखता है। तो ब्लैक कलर क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो बस यही है कि ब्लैक कलर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ब्लैक कलर पे वाइट लाइट आती है, वाइट लाइट पूरी की पूरी लाइट के जितने भी कलर्स होते हैं ये सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है, एक भी कलर रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। तो जिस जगह पे कोई कलर रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा वो हमें ब्लैक कलर की दिखाई देगी। यही होता है अंधेरे में। अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में क्या होता है, लाइट हर जगह से बंद होती है, और हर जगह से बंद होती है तो ना कहीं से आ रही होती है, ना कहीं टकरा रही होती है, ना रिफ्लेक्ट हो रही होती। तो जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी वहीं अंधेरा हो जाएगा, वहीं सब कुछ काला पड़ जाएगा। ठीक है, ब्लैक कलर हो जाएगा। यही रूम में होता है, जब लाइट बंद कर देते तो रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। यही इसमें हो रहा है कि लाइट आ रही है पूरी की पूरी ऑब्जर्व कर ले रहा है, कुछ वापस नहीं। जब कुछ वापस नहीं तो ब्लैक कलर। अब ये वाइट कलर कैसे दिखता है, वाइट कलर का मतलब वाइट लाइट में सारे कलर हैं, तो वाइट कलर में भी सारे कलर हैं। जितनी भी वाइट लाइट आई इस पर टकराई, इसने सारे के सारे वापस भेज दिए, एक भी कलर को अपने पास नहीं रखा, सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर दिए। तो ये वाइट कलर में ही दिखेगी, जैसे वाइट लाइट दिखेगी वैसा वाइट कलर दिखेगा। ठीक है, तो वाइट और ब्लैक की हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अभी कुछ एक्स्ट्रा लेवल की भी चीज़ें समझा देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों में वाइट कपड़े पहनो और सर्दियों में ब्लैक कपड़े पहनो। ये क्यों कहा जाता है? अब देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल की चीज़ें समझा रहा हूँ, लोगों को भी समझाना, मज़ा आएगा और साइंस पढ़ने में भी मज़ा आएगा। जब ऐसी चीज़ें समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ब्लैक कलर सर्दियों में क्यों पहनना चाहिए और गर्मियों में वाइट कलर क्यों पहनना चाहिए? देखो, मैंने एक चीज़ बताई है कि वाइट कलर पे जितनी भी लाइट आएगी वो पूरी पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि कुछ भी एनर्जी अपने अंदर नहीं रखेगा। और ब्लैक कलर जो है वो पूरी की पूरी एनर्जी ले लेगा। तो आप एक बात समझो, जहाँ बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होती रहेगी तो वहाँ गर्मी बढ़ जाएगी और आपको गर्मी लगने लगेगी। तो इसी वजह से जब सर्दियाँ होंगी तो आप ब्लैक कपड़ा पहनोगे तो ब्लैक कपड़ा जितनी भी एनर्जी होगी उसे ऑब्जर्व कर लेगा, बाहर नहीं जाने देगा। तो उससे क्या होगा, आपको ब्लैक कपड़े में सर्दी कम लगेगी क्योंकि आपके अंदर गर्मी ज़्यादा होगी। लेकिन यही चीज़ अगर आप गर्मियों में करोगे तो गर्मी में वो और ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर भर लेगा, तो उससे आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। और यही देखो, मैंने अभी यही किया हुआ है, वाइट बनियान पहने हुए बैठा हूँ। क्यों? इससे मुझे गर्मी कम लगेगी, क्योंकि इसमें जितनी भी लाइट आ रही है, जितनी भी एनर्जी है साइड बाय साइड की, ये ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, ये पूरी की पूरी एनर्जी को वापस भगा देगा। जब ये कुछ एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करेगा तो मुझे इसके अंदर गर्मी कम लगेगी बजाय किसी और कपड़े के। ठीक है, मैं किसी और अगर कपड़े के कलर को पहनूंगा तो उसमें मुझे गर्मी ज़्यादा लगेगी, बल्कि इसमें थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि ये एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करेगा। बाकी ब्लैक कपड़ा पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसीलिए सर्दियों में हमेशा ब्लैक कपड़े पहनना, गर्मियों में वाइट कपड़े पहनना। इसीलिए वाइट कपड़े गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया सारा कुछ
कैसा क्या हमें कैसे दिखते हैं, क्या कलर होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन तो समझ ही गए होगे, जो मैंने बताया, परावर्तन, यानी कि कोई चीज़ बहुत रफ्तार से आई और टकरा के वापस चली गई, वही रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अभी क्या ज़रूरी है, अभी थोड़ा बस ये ज़रूरी है कि आपको डेफिनेशन भी लिखानी है। डेफिनेशन लिखाऊंगा तो बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। ये तो थी साइंस अपनी लाइफ से रिलेट करने की। तो इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन लगाऊं, उससे पहले लैपटॉप पे कुछ चीज़ें दिखाई देता हूँ। जैसे मैंने कहा था RGB कलर के 7 कलर्स के बारे में, जिस विबग्योर कहते हैं इन 7 कलर को। तो मैं विबग्योर का मतलब आपको समझा देता हूँ फटाफट। सारी चीज़ों को सीखो, कोई ज़रूरत नहीं है आपने 9th में पढ़ाई की या नहीं की, 10th में पढ़ाई की या 10th में, तो करनी है और मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चलो विबग्योर पढ़ाता हूँ। विबग्योर क्या है, लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। वैसा ही आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने गूगल पे सर्च किया और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे देख सकते हो, ये होता है विबग्योर। विबग्योर का मतलब होता है 7 कलर्स। अब देखो इसमें 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर का मतलब होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन सब का पहला पहला अक्षर ले लिया गया है, जिससे बनता है विबग्योर। अब देखो इसमें सारी लाइटें आ रही हैं, 7 लाइट आ रही हैं, और उसमें से 6 को ये ऑब्जर्व कर ले रहा है, 3 इधर की 3 इधर की, और जो ग्रीन कलर है उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैं ये ग्रीन सरफेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें देखो ये ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए मैं ब्लू सरफेस दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये जो इंसेक्ट है, इसकी बॉडी जो है ये रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रही है, इसीलिए मैं ये रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने जो ब्लैक का बताया था, ब्लैक में नो लाइट रिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, जितनी भी आई उतनी पूरी की पूरी इसने ऑब्जर्व कर ली, तो नो लाइट रिफ्लेक्टेड, तो इसमें कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे येलो कलर में देखो, ये येलो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। वाइट कलर में देख सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी कलर्स आए थे इस पर टकराए और वापस चले गए। तो ये ऐसे कलर के हमें वाइट कलर दिखता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे कलर्स दिखते हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई बोर्ड में लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इन चीज़ों का समझना भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो चलो फिर देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर कोलाइडिंग टू अ हार्ड एंड शाइनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो भी लाइट आती है, द बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग मीन्स वापस उछलना, ठीक है, वापस टकरा कर वापस जाना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर कोलाइडिंग टू अ हार्ड एंड शाइनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट जितनी भी आती है उसका किसी हार्ड मीन्स कठोर, और शाइनी मीन्स शाइनिंग, जानते ही हो, शाइनिंग चमकदार चीज़, ठीक है। एक हार्ड और शाइनी सरफेस पे जब कोई चीज़, जब लाइट टकराएगी और फिर जब वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो भाई रिफ्लेक्शन हो जाएगा। किसी भी चीज़ पर टकराकर और वापस चला जाना ही रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। ये डेफिनेशन CBSE वाले फटाफट लिख लें। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर कोलाइडिंग टू अ हार्ड एंड शाइनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और यूपी बोर्ड वाले लिख लें कि किस प्रकाश की किरणों का किसी हार्ड और किसी कठोर और चमकदार वस्तु से टकराकर वापस जाना ही परावर्तन कहलाता है। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन, हिंदी में परावर्तन और इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, अभी मैंने बताया है आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब समझना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं इतने ज़्यादा सरल हैं, इतने ज़्यादा बच्चों वाले हैं कि कोई ज़्यादा ज़रूरी, कोई इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी हैं ये सारे लॉ, ठीक है। 2 लॉ हैं सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, और इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं, जिस तरीके से टीचर पढ़ा देते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो अभी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से समझो, सारा कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप सबसे पहले बता देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है, इंसिडेंस मीन्स होता है शुरुआती, और रिफ्लेक्शन मीन्स तो जानते ही रिफ्लेक्टेड, जो परावर्तित हो चुका है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है शुरुआती एंगल, शुरुआती कोण, जिस कोण पे शुरुआत में लाइट आएगी उसी कोण से वापस जाएगी। तो मतलब ये है मेरा कि जब भी तुम लोगों ने देखा होगा, देखो इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कभी भी अपने घर में टॉर्च लेके और अपने शीशे पे मारना इस तरीके से, ऐसे एंगल से मारना, मतलब कि सामने ये शीशा है और इस तरीके से उस पर टॉर्च की लाइट डालना, तो आप देखोगे कि जो लाइट होगी वो इस तरीके से वापस जाएगी, ना कि इसी तरीके से वापस आ जाएगी। ऐसी नहीं वापस आएगी, सीधी जाएगी, ऐसी टकराएगी और फिर ऐसी वापस चली जाएगी। तो बिल्कुल यही है कि जितनी तिरछी होकर लाइट आएगी उतनी तिरछी होकर चली जाएगी।
और सीधी मारोगे लाइट तो सीधी वापस आएगी। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कभी ऐसा करके देखा है कि वॉच होती है अपने हाथ में और इस क्लास में बैठे हुए होते हैं बच्चे, और फिर क्या करते हैं, जो रूम के बाहर से सन की लाइट आ रही होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, क्लास की बात नहीं है, कहीं पे भी ऐसा किया ही होगा कि जो वॉच होती है ब्लू ग्लास वाली, ब्लू कांच वाली, उस पर जो सन की लाइट आ रही होती है, फिर उसे ऐसे ऐसे हाथ घुमा के कभी टीचर के बोर्ड पे तो कभी टीचर के सिर पे उसे परेशान करते हैं, पूरी क्लास हंसती है। तो ऐसी खुरापातें बहुत होती हैं, नहीं करी हैं तो अब की बार से करना, मैंने तो बहुत सारे की हैं, ठीक है। ब्लू कलर की जो वॉच होती है, जो जिसका शीशा ब्लू कलर में होता है, उसे पहन के ना जब बाहर से जो सन की लाइट आ रही होती है उससे ऐसे ऐसे करके रिफ्लेक्शन देते हैं। तो अच्छा एक चीज़ देखी होगी तुमने कि जो सन की लाइट बाहर के रूम से अंदर आती है वो फिर उधर टकरा के जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि बाहर से आई है और आपकी वॉच पे टकरा के बाहर ही चली जाए। आप जैसा जैसा अपने हाथ को मुड़ाते हो, अपने जैसे जैसे अपने हाथ को घुमाते रहते हो, वैसे वैसे वो लाइट पूरे रूम में घूमती है। इसका मतलब है कि आप उसका एंगल चेंज करते रहते हो, आप उसे जिस एंगल पे बुलाते हो वो उसी एंगल पे वापस जाती है। तो आप जैसे जैसे हाथ घुमाते हो उस तरीके से एंगल चेंज होता है। तो बिल्कुल यही इसमें लिखा हुआ है कि जिस कोण पे लाइट आएगी उसी कोण से चली जाएगी, मतलब जितनी तिरछी आएगी उतनी तिरछी चली जाएगी। अगर 70 डिग्री के 70 डिग्री के कोण से लाइट आएगी तो उसी कोण पे वापस चली जाएगी, उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। और अगर 0 डिग्री पे आएगी मतलब बिल्कुल सीधी आएगी तो बिल्कुल सीधी वापस चली जाएगी। अगर ऐसी आएगी तो ऐसी चली जाएगी, ऐसी आएगी तो ऐसी चली जाएगी, अगर ऐसी आएगी तो ऐसी चली जाएगी, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, मैं नीचे वीडियो दे दूंगा एक डिस्क्रिप्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करके, तो उस वीडियो को देख लेना। उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि एक लेजर एक शीशे पे डालने के बाद वो टकरा के दूसरे शीशे पे जाती है, उस दूसरे शीशे से तीसरे पे, चौथे पे, और ऐसे करके एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, पहला लॉ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जिस एंगल पे लाइट डालोगे उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो हमारा पहला लॉ क्लियर हो गया। तो ऐसा बस लिख लेना है और रट लेना है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो इतनी लाइन खत्म हो गई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ इतना याद करना है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ खत्म हो गया। अभी जो है हमारा दूसरा लॉ, दूसरे लॉ की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना दूसरा लॉ है वो ये कहता है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। अब ये भी बहुत ईजी है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस लैंग्वेज इंग्लिश की है। बस अगर तुम्हें अच्छी इंग्लिश आती है तो तुम खुद से भी बना के लिख दोगे। सबसे पहली बात बता दूं, मैंने ये डेफिनेशन खुद ही लिखी हुई है, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, क्या है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी बताया। इंसिडेंट का मतलब शुरुआती और रिफ्लेक्टेड का मतलब रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित। अब रे मीन्स होता है किरण, यानी कि शुरुआती किरण और परावर्तित किरण, और नॉर्मल और लाई इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये है कि अगर जैसे कि तुम एक चीज़ देखते होगे कि तुम किसी दीवार पे बॉल मारो तो बॉल उसी दीवार पे टकरा के वापस आ जाती है। अब देखो ऐसा होता है, जैसा मैंने अभी तुम्हें कुछ चीज़ें पढ़ाई कि लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। तो कभी तुमने ऐसा देखा है कि कभी अंधेरा हो तुम्हारे रूम में और तुमने अपने फ़ोन की फ्लैश जलाई हो या टॉर्च जलाई हो, और उसके बाद तुमने उसे दीवार पे डाला हो, अपने सामने वाली दीवार पे तुमने टॉर्च की लाइट मारी हो, ऐसा हुआ हो कि टॉर्च की लाइट सामने वाली दीवार से घूम के और पीछे वाली दीवार से टकरा के वापस आई हो और आपको पीछे का दिखाई दे रहा हो। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है कि जिस प्लेन पे, प्लेन का मतलब होता है समान, पठार, ठीक है, नॉर्मल, तो मतलब उस पे जिस प्लेन पे तुम लाइट डालोगे प्लेन लाइट रिफ्लेक्ट होके भी उसी प्लेन से आएगी। ये नहीं है कि किसी दूसरे प्लेन से आएगी। मतलब तुमने अगर इस मिरर पे लाइट डाली है तो ये नहीं होगा कि उस मिरर का अगर तुमने इस दीवार पे टॉर्च की लाइट मारी है तो ये नहीं है तुम्हें उस दीवार का दिखाई देगा, तुम्हें इसी दीवार का दिखाई देगा। तो बस यही है कि इंसिडेंट रे शुरुआती किरण और रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, और नॉर्मल होता है ये, किसी भी एंगल को जानने के लिए बीच में एक नॉर्मल होना जरूरी है, ठीक है। अगर नॉर्मल नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। अब जैसे कि दो लोगों को 100 रुपये मिले हैं, दो लोगों के 100 नंबर आए हैं, ठीक है। कोई दो बच्चे हैं और उनके 100 नंबर, कोई दो बच्चे हैं उनके 70 नंबर आए हैं, और पता करना है कि इनकी रैंक कितनी बनी है। तो इस रैंक का हमें कब पता चलेगा? जब कोई डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा कि 65 से ऊपर जो बच्चे आएंगे, जिन बच्चों के नंबर 65 से ऊपर आएंगे, तो उनकी जो परसेंटेज है वो सी ग्रेड बनेगी, ठीक है, तभी तो उनकी सी ग्रेड बनेगी। लेकिन अगर यही ना मालूम हो कि कितने से ऊपर आएंगे तो सी ग्रेड बनेगी, तो चाहे उनके 70 आ जाएँ, चाहे उनके 90 आ जाए, चाहे उनके पूरे 100 आ जाएँ, उनकी ग्रेड का ही नहीं पता चलेगा कि वो ए ग्रेड में है या बी ग्रेड में है या सी ग्रेड में है। कोई एक वैल्यू होना जरूरी है। तो उसी हिसाब से नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा जीरो एंगल के कोण पे होता है।
नॉर्मल हमेशा 0 पे होता है, ठीक है। तो उसके बाद जितना इधर बढ़ेगा और जितना उधर बढ़ेगा वो साफ पता चल जाएगा। तो बिल्कुल यही है कि शुरुआती किरण इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण और नॉर्मल जो 0 डिग्री पे होता है, जो 0 डिग्री पे लाइन होती है और इधर जो लाइन होगी उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये एंगल इतने डिग्री का कोण बना के आया है, इतने डिग्री का कोण बना के गया है, यानी कि 70 डिग्री पे आया है तो 70 डिग्री पे ही ये वापस चला गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही। तो ये हो गया दूसरा लॉ। पहला लॉ तो बहुत अच्छे समझ आया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, मतलब शुरुआती किरण, अंतिम परावर्तित किरण और नॉर्मल सभी सेम प्लेन पे गिरती है, मतलब जिस प्लेन पे तुमने लाइट मारी उसी प्लेन से लाइट भी रिफ्लेक्ट होके आएगी और नॉर्मल जो होगा वो भी उसी प्लेन पे होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये कोई रटने वाली बात नहीं, कह देते हैं ये लॉ है, ये बकवासबाजी है, तुम्हें बस समझना है और तुम्हें खुद ही मालूम होगा कि भाई जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट मारेंगे उसी से वापस आएगी, सीधी बात है। जिस पे शुरुआती किरण होगी उसी से रिफ्लेक्टेड रे वापस आएगी, सीधी बात है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अभी बात करते हैं हम लोग प्लेन मिरर। अब जो प्लेन मिरर होता है जो हम लोगों के घर में होता है, डेली सब बच्चे देखते हैं, सुबह स्कूल जाने से पहले खूब कंघी वंगी करते हैं, तैयार होते हैं, तो ये होता है प्लेन मिरर। तो हम लोग प्लेन मिरर को भी पढ़ेंगे, प्लेन मिरर का भी क्या खेल होता है, कैसे हमें प्लेन मिरर में इमेज दिखाई देती है और क्या क्या दिखाई देता है। तो प्लेन मिरर की सबसे पहले तो कुछ चीज़ें देखो, प्लेन मिरर जो तुमने अपने घर में देखा है, डेली अपने आप को देखते हो, तो प्लेन मिरर की कुछ खासियत बता देता हूँ। इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं आपको टॉप लेवल का पढ़ा दे रहा हूँ, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा जो छूट जाए। एनसीईआरटी एज वेल एज एस चांद और जो भी ये पब्लिकेशन है सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या है, इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो बात समझते हैं वर्चुअल और रियल इमेज कौन सी होती है, अभी समझा नहीं तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ और इसका मैं एक अलग से टॉपिक बना दूंगा, व्हाट इज वर्चुअल और रियल इमेजेस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल और रियल इमेजेस, ये बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लिए मैं एक 2 मिनट का या 3 मिनट का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी समझा देता हूँ, वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं आभासी इमेजेस। वर्चुअल मीन्स जानते होगे, जो बच्चे अच्छे से पढ़े, छलावा होता है। वर्चुअल मीन्स जो चीज़ रियल नहीं है लेकिन दिखाई दे रही है, ठीक है, वर्चुअल होते हैं। जैसे जो गेम तुम लोग अपने फ़ोन में खेलते हो वो वर्चुअल होते हैं, ठीक है। और जो गेम तुम असलियत में खेलते हो, जैसे फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, वो रियल गेम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तुम फुटबॉल को छू सकते हो, उसमें तुम बैडमिंटन को छू सकते हो, उसमें तुम खेल सकते हो। लेकिन जो फ़ोन वाले गेम होते हैं उसमें तुम किसी को कुछ चीज़ को छू नहीं सकते हो, बस वो तुम्हें दिखाई दे रही होती है लेकिन वो असलियत में नहीं होती है। अब तुम देखते हो अपने फ़ोन में गेम खेलते हो पबजी, उसमें बंदूक होती है, लोग होते हैं, कार्स होती हैं, तो बताओ इतने छोटे फ़ोन्स में इतने छोटे फ़ोन में इतनी सारी कार, इतनी सारी बंदूकें कैसे समा जाएंगी? कुछ नहीं रह जाएगा उसमें। तुम्हें एरोप्लेन भी दिखाई देता है उड़ता हुआ, तो वो कुछ नहीं होता है, बस वो तुम्हें दिखाई दे रहा होता है। तो वो वर्चुअल गेम्स होते हैं, यानी कि वो एक छलावा होता है, वो कुछ रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। और जो गेम आप असलियत में खेलते हैं, फुटबॉल एक मारो सामने वाले के मुंह में लगेगी, मुंह टूट जाएगा, समझ में आ जाएगा ये गेम रियल है, क्योंकि इसमें आपको चोट लग रही है और उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें आपको गोली मार दी जाती है। अब मरते हो कभी? ऐसे नहीं मरते हो। तो वो होते हैं वर्चुअल गेम्स, ये होते हैं रियल गेम्स। यही ऐसे ही होती हैं वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल कहीं भी आ जाए समझ लेना वो छलावा है, वो चीज़ है नहीं, बस दिखाई दे रही है, ठीक है। और रियल का मतलब कि हाँ वो चीज़ है, ठीक है। तो यही होता है वर्चुअल इमेज में और रियल इमेज में। अब देखते हैं वर्चुअल इमेज क्या होता है। वर्चुअल इमेज, अपने मिरर के सामने तुमने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी तुम अपने मिरर के सामने अपने आप को देखते हो, जाते हो डेली मिरर के सामने, और नहीं गए हो तो अभी जाके देखना, मिरर के सामने जब तुम जाओगे, तुम जब तक खड़े रहोगे तब तक तुम्हें तुम्हारी उसमें इमेज दिखाई देगी, बहुत हंसती हुई दिखाई देगी, बहुत तुम जैसे जैसे हंसोगे वैसे वैसे दिखाई देगी, तुम रोगे मिरर के सामने रोती हुई दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही तुम मिरर के सामने हटोगे इमेज भी गायब हो जाएगी, इमेज भी वहाँ से मिट जाएगी। तो मतलब वहाँ कुछ रियलिटी नहीं थी, जब तक आप सामने थे आपको वो दिखाई दे रही थी लेकिन वो वहाँ नहीं थी। अब आप कहोगे अच्छा जी ऐसा ही तो हर जगह होता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। देखो सेल्फी लेना जानते हो, सारे बच्चे सेल्फी लेने जाते हैं। 5 साल का बच्चा भी होता है, 2 दांत निकले होते हैं, वो भी दिखा के सेल्फी ले लेता है। तो सेल्फी लेना जानते हो बहुत अच्छे से। तो जो सेल्फी जब हम लोग लेते हैं तो क्या होता है कि हम लोग सेल्फी अपना एंगल दिखा के जो पोज दे के जो सेल्फी ले लेते हैं, उसके बाद वो पोज पूरे दिन तो किए नहीं रहते हैं कि आपने सेल्फी में 2 दांत दिखाते हुए कि सेल्फी ली है, फिर पूरे दिन वो दांत निकाले ही रहो, फिर आप नॉर्मल हो जाते। लेकिन जो सेल्फी आप जितने भी बार भी देखोगे अपने जीवन में, जब जब देखोगे आपको वो 2 दांत निकले हुए ही दिखाई देंगे। तो यही होता है रियल इमेज में, वो होती है रियल इमेज। वो आपने जब एक बार क्लिक कर दी
तो आपके हटने के बाद भी नहीं हटेगी, वो बनी रहेगी वहाँ पे। तो यही होता है रियल इमेज, और जो आपके हटने पे हट जाएगी वो होती है वर्चुअल इमेज। आप समझ में आ गई होगी, जो मिरर के सामने होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, और जो कैमरे के सामने होती है वो रियल इमेज होती है। ठीक है, अभी इतनी चीज़ें समझ लो, बाकी का मैं पूरा एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा वर्चुअल और रियल इमेजेस पे, वो समझ में आ जाएगा। दूसरा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्लेन मिरर के कुछ आ जाएंगे चीज़ें तो वो लिख देना। इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इरेक्ट मीन तो होता है सीधी। कभी ऐसा देखा है कि तुम अपने मिरर के सामने सीधे खड़े हुए जाके और तुम्हारी टांगें ऊपर हो गई हो और सिर नीचे हो गया हो, ऐसा कभी नहीं दिखाई देता है। यानी कि इमेज सीधी दिखाई देती है, आप जैसे खड़े होगे वैसे दिखाई दोगे। अगर आप उल्टे खड़े होगे तो उल्टे दिखाई दोगे, सीधे खड़े होगे तो सीधे दिखाई दोगे। मतलब जैसा भी ऑब्जेक्ट सामने होगा बिल्कुल वैसी ही इमेज सामने दिखाई देगी। अभी यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है, जो इसका दूसरा वो है, लो वो भी पढ़ लेते हैं। इट फॉर्म्स इमेज एट इक्वल डिस्टेंस बियॉन्ड द मिरर ऑफ द इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सरल है, यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, हिंदी में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन से मत घबराओ। इट फॉर्म्स इमेज एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये है कि आप जब भी मिरर के सामने खड़े होगे तो आपको इक्वल डिस्टेंस पे इमेज दिखाई देगी। मतलब आप मिरर से अगर 10 कदम दूर खड़े होगे तो मिरर के अंदर, शीशे के अंदर जो इमेज बनेगी वो भी 10 कदम दूर खड़ी दिखाई देगी। फिर जैसे जैसे आप करीब आओगे वैसे वैसे वो इमेज भी अंदर से करीब आने लगेगी। तो पहली बात तो हो गई इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी। दूसरी बात हो गई कि इक्वल साइज की बनेगी, मतलब जितने बड़े आप हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, पेंसिल है, पेन है, वो उतने ही बड़ी दिखाई देगी। ये नहीं कि आपने पेंसिल दिखाई और वो आपसे भी बड़ी हो गई और आप बहुत छोटे हो गए, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल साइज की बनेगी। तो ये कोई पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, बस ज़िंदगी में डेली देखते हो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। 10th बहुत अच्छी जाएगी, मजे लो। ठीक है, अभी बात करते हैं वर्चुअल इमेज, रिएक्ट इमेज बता दी है। अभी एक चीज़ और मैं टॉपिक मिस रह गया, मैं वो समझा देता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे कि क्या होता है जब, कैसे बनती है इमेज, जो हमारा प्लेन मिरर होता है उस पर इमेज कैसे बनती है। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण, और उसके बाद टॉपिक में आज इतना ही पढ़ाएंगे स्फेरिकल मिरर्स तक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैंने सर्च किया हुआ है, ऊपर दिखा देता हूँ, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो गूगल बाबा हमेशा जिंदाबाद रहेगा हर चीज़ के लिए। बाकी अगर समझ में नहीं आता तो मैं डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। साइंस को सिर्फ रटना नहीं है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, रटने वाले सिर्फ एक जॉब पाने के लिए अगर आप साइंस रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को कट कर दीजिए, कहीं और पढ़ लीजिएगा जाके। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, साइंस को रियल उसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं जिस तरीके के लिए, जिस चीज़ के लिए साइंस हमारी लाइफ में लाई गई, तो बिल्कुल इस वीडियो को मिस ना करना। बस लाइक वाइक मैं कुछ नहीं कहता, लाइक करना ना करना मेरा कोई इसका वो नहीं रहता। अभी देखो यहाँ पे दिखाता हूँ सबसे पहले कि ये एक बॉक्स है, ये एक बोतल रखी हुई है और वो इस ह्यूमन आई को दिखाई दे रही है। आप समझते हैं ये बोतल कैसे दिखाई दे रही है। देखो, किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हमें कोई भी चीज़ समझ में आएगी कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमेशा होना ज़रूरी है, और वो होता है। अगर कोई रोड कहीं से स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं पे ख़त्म होती है। इसी तरीके से लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो 110% ख़त्म होती है, क्योंकि विदाउट एंड कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। जो चीज़ बनी है उसका एंड है, 110% उसका एंड है। ठीक है, तो एंड होना बिल्कुल ज़रूरी है और एंड ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइफ में कभी परेशान नहीं होना। आज नहीं समझ में आ रहा है कल समझ में आएगा, जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी कल आने लगेगा। पढ़ते रहो और कभी डिप्रेस मत हो। लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी है, जो स्टार्टिंग है वहाँ एंडिंग भी है। तो इसका सबसे पहले देखो, इस इमेज में अगर मैं आपको बताऊं कि ये इमेज किस तरीके से बन रही है तो आपकी आंखें भी घूम जाएंगी, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से, और वो भी छोटी सी किरण में भी, किरणें तो आप जानते हो कितनी ज़्यादा पतली होती हैं, तो लाखों किरणें हैं। लेकिन एक मोटा मोटा डायग्राम समझने के लिए ये बॉक्स है, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की हमने इमेज बना ली। तो एंडिंग पॉइंट से इसकी 2 रेज निकलेंगी। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, अपनी उस पर लिख लेना। अपने जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लो अभी नोट्स में स्टार पॉइंट बना के, अभी लिख लो इसी वक्त। ठीक है, वो बात ये है कि टू मेक एन इमेज 2 रेज आर नेसेसरी।
2 रेज जरूरी हैं, 2 रेज बिल्कुल जरूरी हैं। कितनी भी छोटी इमेज बनानी है 2 रेज तो होंगी ही। एक रे से कभी भी कोई लाइट, कोई भी इमेज नहीं बन सकती, एक किरण से कभी। तो फिर जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग और एंडिंग जरूरी है, तो उसी हिसाब से ये जो बोतल है इसके एंडिंग पॉइंट से 2 लाइट्स निकल रही हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट से भी दो रेज निकल रही हैं। अब देखो ये 2 रेज गई और टकरा के ह्यूमन आई पे गई, और ये 2 रे भी गई और टकरा के ह्यूमन आई पे गई। लेकिन इससे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन तुम्हें शीशे में कहाँ दिखाई देगा कि ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि जो तुमने ऐसा कई बार देखा होगा कि ऊपर लगा होता है शीशा और तुम्हें नीचे रखी हुई चीज़ें दिखाई दे जाती है। तो कैसे दिखाई दे जाती हैं? ऐसे ही दिखाई देती हैं कि नीचे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर टकराती है, उसके बाद वो जब ऊपर जाती है तो आपको दिखाई दे जाती है, ठीक है। कई बार आप ऐसा करते हो कि किसी इंसान को डायरेक्टली नहीं देखते हो बल्कि शीशे से ही देख लेते हो। तो इसी तरीके से प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है और इक्वल साइज की भी इमेज बनती है। आप देख रहे होगे यहाँ पे ये जो गई और ये जब बैक होके आई तो यहाँ पे ये एक इमेज बनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लेन मिरर में इमेज बनती है। ये आप देख सकते हो, इधर जो मैन खड़ा हुआ है उसे अपने आप को इमेज में भी ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है। अगर ना समझ में आए तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं और अच्छे तरीके से समझा दूँगा। वैसे ये ऑलमोस्ट बात कंप्लीट है कि यहाँ से 2 रेज गई और इक्वल जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे वापस चली गई। उसके बाद ये भी दोनों एंगल पे चली गई। तो उसके बाद जो इमेज बनी है वो वर्चुअल इमेज बनी है पीछे की तरफ। तो यहाँ पे प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स होते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि गोल होंगे कुछ। जो प्लेन मिरर होता है वो प्लेन होता है, बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन जो स्फेरिकल होते हैं वो थोड़े स्फीयर टाइप में होते हैं। स्फीयर गोल होता है, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है, तो स्फीयर टाइप में होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्फेरिकल मिरर्स बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ स्फेरिकल मिरर्स बनते कैसे हैं, ठीक है। अब मैं ये समझा देता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये होता है कॉनकेव मिरर और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। अभी मैं इसकी लैपटॉप पे भी फ़ोटो दिखा दूंगा तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके यूजेस भी बता दूंगा, इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये होता है कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फ़र्क क्या होता है? देखो दोनों दिखने में सेम है, इसमें सिर्फ इतना फ़र्क होता है, कॉनकेव मीन्स केव का मतलब होता है गुफा हिंदी में से कहते हैं अवतल, ठीक है, और केव मीन्स होता है गुफा। तो जिस मिरर में गुफा जैसी है वो हो गया कॉनकेव, और कॉन्वेक्स उत्तल जो उचका हुआ है वो कॉनकेव हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बता देते हो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस कैसे समझा जाएगा। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें पीछे की तरफ पॉलिश होती है। ये देखा होगा कि मिरर कैसे बनता है, तुम सब लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। जो प्लेन मिरर होता है उसकी एक तरफ पे जो कहते हैं सिल्वर की और काफ़ी सारी चीज़ों की वो कर दी जाती है, लेयरिंग कर दी जाती है। पीछे से आप देखते हो शीशे में जो प्लेन मिरर होता है उसमें आपको सामने से अपनी चेहरा दिखाई देता है, बल्कि पीछे से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उधर की तरफ उस पर पेंटिंग कर दी जाती है, उस पर केमिकल्स का वो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से लाइट जो होती है वो टकरा के पीछे नहीं जा पाती है और इधर से टकरा के वापस चली जाती है। तो जिस मिरर में पीछे की तरफ जिधर वो उभरा हुआ होता है उधर की तरफ पेंटिंग कर दी जाती है तो वो कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि उसमें आपको सामने की तरफ अपना चेहरा दिखाई देता है। और जिस मिरर में अंदर की तरफ पेंटिंग कर दी जाती है और बाहर की तरफ आपको दिखाई देता है, यानी कि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो एक चम्मच से। एक स्पून होती है जो आपके घर में, तो मैं उसे भी दिखा के आपको बताता हूँ। तो ये देखो, ये है मेरे पास स्पून। अब देखो इसमें कौन सा है, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव क्यों है? देखो इसमें एक तो केव टाइप की है, दूसरी बात इस पर देखो ये इस पर शाइनिंग है। अब इसमें जब तुम अपने आप को देखोगे तो ये सामने से दिखाई देगा, तो ये हो गया कॉनकेव। अब इसी को अगर पलट दिया जाए तो ये हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हें इस पेंसिल की इमेज दिखाई दे रही है और इसमें भी इस पेंसिल की इमेज दिखाई दे रही है। तो अभी ये सारी चीज़ें समझेंगे कि ये पेंसिल बड़ी क्यों छोटी क्यों दिख रही है और इधर की तरफ भी कैसी दिख रही है। तो ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। तो अभी हम समझेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनते कैसे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखो
यहाँ पे तुम्हें इमेज दिखाई दे रही है, ये हो गया कॉन्वेकेव, ये जो भी मान लो जिधर अगर इसके अंदर पेंटिंग कर दोगे तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, और इसके अगर बाहर पेंटिंग कर दोगे तो ये कॉन्केव हो जाएगा, ठीक है। पेंटिंग का, क्योंकि जो मिरर होता है जो सबसे पहले बनता है, जो कांच होता है, ग्लास होता है, वो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें दोनों तरफ दिखाई देता है, लेकिन जब पेंटिंग कर दी जाती है तो सिर्फ एक तरफ दिखाई देती है। तो जब ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें उधर का भी दिखाई देता है, लेकिन जब पेंटिंग कर दी जाती है तो सिर्फ सामने दिखाई। अब देखो मैं बता रहा हूँ कॉन्केव और कन्वेक्स कैसे बनते हैं। जो ये स्पीयर, इसीलिए स्पेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि ये स्पीयर से काट के बनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे गोलीय दर्पण, क्योंकि ये गोले से काट के बनाए जाते हैं। ये देखो एक बिल्कुल एग्जैक्ट गोला है। अब देखो इसमें मैं कैसे बनाऊँगा, ये मैंने एक लाइन कर दी, ठीक है, और ये मैंने दूसरी लाइन कर दी, ठीक है। अब देखो बाकी का जो पार्ट है मैं उसे इरेजर से इरेज कर दूंगा, तो आपको एकदम साफ दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स की शेप जो है बनके तैयार हो गई है। ये देखो, अभी देखो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स बन के तैयार हो गए हैं। मैं इनमें जिधर भी पॉलिश कर दूंगा, जिधर से दिखाई देगा उस हिसाब से ये बन जाएंगे। अब इनकी कुछ चीज़ें समझने से पहले मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे पहले इनकी इमेज दिखा देता हूँ, उसके बाद इसकी सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये देखो नीचे लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया गूगल पे कॉनकेव मिरर, इसमें ये जो लड़की अपना हाथ दिखा रही है, देखो उसका हाथ कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। यही सारी जादू वाली चीज़ें अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ये कैसे दिखाई देता है इतना बड़ा हाथ, जबकि प्लेन मिरर में हाथ चाहे पास रखो चाहे दूर रखो सेम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बस पढ़ते रहना। और यहाँ पे देखो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये देखो रोड ट्रैफिक कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे देखे होंगे जब भी तुम मेट्रो में जाते हो या कहीं बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हो, बड़े बड़े चौराहे पे जाते हो, तो वहाँ पे जो कैमरे लगे होते हैं उनके सामने एक ऐसा कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, क्योंकि एक कैमरा दो चीज़ों को देख पाता है। ये देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी समझाता है कि कैमरा अगर इस साइड पे लगा होगा तो वो आँख उधर से आने वाले इंसान को भी इस मिरर में देख के रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। तो यही हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि उधर से कोई इंसान आ रहा है और टकरा के इधर आ रहा है तो कैमरा उसे देख लेगा, ठीक है। देखो इस कैमरे से कितनी दूर तक का देखा, ऐसे शीशे से कितनी दूर तक का, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे देखो देख सकते हो, ये हमारी गाड़ियों में भी कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। ये देखो रोड पे कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाई दिया है, ये कॉनकेव मिरर होता है जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, बाहर की तरफ जो निकला हुआ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो अभी तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ ही गए होगे। अभी देखो इनकी कुछ चीज़ें भी मैं समझा देता हूँ क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इसमें जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें क्या होता है, एक फोकस होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस और एक पोल, 3 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, पी, एफ और सी। तो ये सी से होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ से होता है फोकस और पी से होता है पोल। अब ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, कोई रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हमारा ये रहा मिरर। अभी देखो इसे हम सबसे पहले, आप एग्जाम के टाइम पे, इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे बस अपने साथ एक स्केल लेके जाना और सारी इमेजेस आपकी अच्छी बनेंगी। यहाँ पे देखो देख सकते हैं हम लोग कि ये 30 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का है। तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर आ जाएगा, यानी कि 27.5 पे इसका सेंटर होगा इस जगह पे, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर, आधा पार्ट ऊपर हो गया आधा पार्ट नीचे हो गया। अब वही इसका भी होगा, ये भी 5 ही सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे ले गए हैं और चाहिए मैंने थोड़ा करीब कर दिया है, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ पे कहीं मान लेते हैं सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटर हो गया इसका। अब देखो इस सेंटर पे जो लाइन ड्रॉ करूँगा मैं, ये रही लाइन, ठीक है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जहाँ पे लाइन बनाई है वो हो गया पोल, ठीक है। ये जहाँ पे बिल्कुल सेंटर है ये हो गया पोल इसका, ठीक है। और इससे कुछ इक्वल डिस्टेंस पे, देखो यहाँ से कितनी भी डिस्टेंस पे तुम मान लो, इमेज बनाने के लिए तुम कितनी भी डिस्टेंस मान लो, लेकिन जब तुम मिरर खरीदोगे तो तुम्हें बताया जाएगा, ठीक है। या जब तुम कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हें बता दिया जाएगा कि इसका फोकस और कर्वेचर कहाँ पर है। अब देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने मान लिया फोकस है और 1 सेंटीमीटर की दूरी पे मान लिया मैंने कर्वेचर है। लेकिन इसका जो रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है वो तुम समझ सकते हो। रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो रेडियस होती है स्फीयर की,
ठीक है। अभी मैंने जो ये स्पीयर बनाया था तो इस हिसाब से मैं समझ सकता हूँ, अभी मैं बता सकता हूँ कि इसकी रेडियस कितनी होगी। देखो इसकी मैंने टोटल डिस्टेंस निकाली, टोटल डिस्टेंस है इसकी 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर 6.5 का मतलब क्या हो गया कि 3.25 सेंटीमीटर, यानी कि 1 2 3 और 0.5 पे लगभग कुछ इसका सेंटर आएगा। ठीक है, तो इसका सेंटर लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ से रेडियस गई होगी पूरे की, पूरे सर्कल की रेडियस गई होगी यहाँ से इधर इधर इधर। तो जो रेडियस होती है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि कर्वेचर का सेंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कर्वेचर का सेंटर का मतलब होता है यहाँ पे आएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इससे इक्वल डिस्टेंस पे एफ होगा, इसके इक्वल डिस्टेंस पे फोकस होगा। अभी इन सारी चीज़ों को मत समझो, इतना ही समझ लो बस कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इस कर्वेचर का सेंटर होता है। इस सेंटर का मतलब यही होता है कि जब आप स्पीयर बनाओगे तो ये रेडियस का पॉइंट होता है, जहाँ से रेडियस हर तरफ जाती है, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और इससे जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे हमारा फोकस होता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने ये पता कर लिया कि ये स्पीयर कितना बड़ा था, लेकिन आपको पता करने के लिए देखना पड़ेगा। अब देखो ये 3 सेंटीमीटर का है तो लगभग इसका फोकस यहाँ पे होगा 1.56 पे, लगभग यहाँ पे इसका फोकस आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनाते चलो, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, लेकिन जब इमेज बनानी होगी तो किसी भी हिसाब का बना लेना, बस दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे रखना। ठीक है, तो ये हो गया फोकस। तो फोकस का मतलब क्या है कि जहाँ पे सारी लाइट्स आके जुड़ जाएंगी। अभी देखो एक सबसे चीज़ समझाता हूँ, जो कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है, ये देखो मैंने लिखा कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब इकट्ठा करने वाला, डाइवर्जिंग का मतलब फैलाने वाला। ठीक है, तो कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा कर लेता है और डाइवर्ज का मतलब फैला देता है। अब देखो इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा यूज है। एक चीज़ समझो कि अभी मैंने तुम्हें स्पून दिखाई थी, ठीक है, अभी इस स्पून में, ठीक है, ये स्पून है, ये कॉनकेव है, अभी इसमें मैं ऑयल डालूँ, ठीक है, या पानी डालूँ, कुछ भी डालूँ, तो वो इसमें भर जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा पानी भरेगा वो कहाँ पे भरेगा, सेंटर में। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी मैं पानी भरूंगा वो पूरा कन्वर्ज हो जाएगा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैं कॉन्वेक्स के साथ करूँ तो मैं इसके ऊपर जो भी पानी डालूंगा क्या वो इकट्ठा होगा, नहीं होगा, वो सारा पानी इधर उधर फैल जाएगा, यानी कि वो डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, वो डाइवर्ज हो जाएगा और ये कन्वर्ज हो जाएगा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही लाइट रेज के साथ होता है। जब लाइट्स आती हैं, इधर टकराती हैं, इधर टकराती हैं, तो आके वो सेंटर में इकट्ठी हो जाती हैं, इधर से टकरा के, इधर से टकरा के, इधर से टकरा के, इधर से टकरा के सेंटर में आके इकट्ठी हो जाती हैं। और जब इधर डालते हैं तो सारी लाइट्स इधर गिरते ही इधर फैल जाती हैं, इधर फैल जाती हैं, इधर फैल जाती हैं, इधर फैल, चारों तरफ फैल जाती हैं। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। इस चीज़ को फटाफट लिख लीजिए अपने नोट्स में, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार पॉइंट बना के लिख देता हूँ। राइटिंग थोड़ा गंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेन भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लो कि कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग वेयर कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग। जो अवतल लेंस हो, जो अवतल दर्पण होता है, मिरर मीन्स दर्पण होता है, हिंदी में यूपी बोर्ड वाले समझते रहें। जो अवतल दर्पण होता है वो कन्वर्जिंग होता है, इकट्ठा कर लेता है सारी रेज को और सारी लाइट की किरणों को, जहाँ की जो कॉन्वेक्स मिरर होता है यानी जो उत्तल दर्पण होता है वो सारी लाइट को फैला देता है, इकट्ठा नहीं करता है। तो यही, अब देखो जो मैंने आपको इकट्ठा करना बताया, अब देखो यहाँ पे कोई लाइट आएगी, ठीक है, तो लाइट जो आएगी ऐसे आएगी और फिर वो इकट्ठी हो जाएगी सेंटर में, इधर से आएगी वो भी सेंटर में इकट्ठी हो जाएगी।
और इस तरीके से सारी लाइट्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो यही होता है हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है, उसमें ये पोल होता है, ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन इसी का अपोजिट जो है कॉन्वेक्स मिरर में होता है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके सामने फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके पीछे फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा रटने की जरूरत। देखो जो चीज़ जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगी। गलती किसने की है? आपने की है, क्योंकि आपने क्या किया, पॉलिश दूसरी साइड पे कर दी है। अब मैंने इसके पीछे पॉलिश की हुई है, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, जो रेडियस होती है सर्कल की वो सामने ही तो होती है, जो त्रिज्या होती है वो सामने ही होती है, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वहीं रहेगा, फोकस भी वहीं रहेगा। तो इधर के लिए भी क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहीं रहेगा क्योंकि यही है, और फोकस लगभग यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पॉलिश कर दूँ, अंदर साइड पे पॉलिश कर दूँ अगर मैं इसके, तो ये जो है बाहर से दिखाई देगा, लेकिन इसका जो फोकस होगा वो तो अंदर ही रहेगा और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो भी अंदर ही रहेगा। बाकी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, या कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या लॉ होते हैं, कैसे लाइट आती है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।